नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 14 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 14 का जो पहला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात करें नंदा देवी नेशनल पार्क की, तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत की उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, एक बार एस्पिरेट परीक्षाओं में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और उसका नाम क्या है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, ये भी भारत की उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में इसके अलावा और कौन कौन से राज्य हैं, एग्जाम में अगले बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अगर बात करें जिम कॉर्बेट और नंदा देवी के अलावा राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है कि राजा जी कहाँ पर है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। उसी प्रकार आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी कहाँ पे, तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और बनता है गंगोत्री नेशनल पार्क, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, काफ़ी समय से आपका एसपीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होती है उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से है, आपको हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्लासें मिलने वाली है एसपीटेट के, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे मेडिकल है, चाहे हिंदी है, चाहे आर्ट्स है, चाहे जेबीटी है। आपका भी काफ़ी समय से एसपीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि 1000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ 2 बार के टेट में हमसे क्वालिफाई हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ऑप्शन में दिया हिमाचल। क्या हिमाचल में भी नेशनल पार्क है? जी हाँ, हम हिमाचल से आते हैं और हमको हिमाचल के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो पता होने चाहिए। हिमाचल में साथियों 5 नेशनल पार्क है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बात करें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। तो ये कुल्लू में है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका ग्रेट हिमालयन तो आपका कहाँ पर है, कुल्लू में है। इसके अलावा आपका खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, तो खीर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल के कुल्लू में है, और आपका ग्रेट हिमालयन भी कुल्लू में है, और आपका इंदर किला नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, कुल्लू में। तो अगर एग्जामिनर ने आज के बाद पूछ लिए इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। साथियों, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 2 और है। हिमाचल प्रदेश का एक आपका सिरमौर ज़िले में, सिरमौर ज़िले में आपका कौन सा है, सी से सिरमौर, और सी से ही आपका यहाँ पे ये 100 से ही आपका सिरमौर, और 100 से ही आपका क्या बनेगा, सिंबलबाड़ा। तो सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, कई बार ये क्वेश्चन एसपीटेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल के किस ज़िले में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में। उसी प्रकार आपका एक पड़ता है हिमाचल के लाहौल स्पीति में, जिसका नाम है आपका पीन वैली नेशनल पार्क। तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बात करें बिहार की, बिहार में एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, आपका बिहार में है। गुजरात की बात करें, गुजरात में बहुत सारे नेशनल पार्क है। गुजरात में आपका गिर वन नेशनल पार्क है, आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है, आपका समुद्री नेशनल पार्क है। तो एसपीटेट परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है गिर नेशनल पार्क। तो सारे के सारे आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी मेरे साथी 2015 को हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, नीति आयोग सरकार का एक किस प्रकार का निकाय है, तो याद रखना यह सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या है, एक
थिंक टैंक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो नीति आयोग के अगर पुराने नाम की बात करें तो नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में जो नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो श्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, ये क्वेश्चन कई बार महादेव की कृपा से परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनके माध्यम से ये वीडियो आपके बीच आती है। तो आप ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जो जो महादेव को मानता है। अच्छा, बात करें आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। कौन है जी? सुमन बेरी। तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान में। फिर क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नीति आयोग के जो सीईओ है वो कौन है? आपकी वी वी आर सुब्रमण्यम। तो वी वी आर सुब्रमण्यम कौन है? तो वी वी आर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ है। भाई देखो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, ये तीनों के तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग कब बना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, लेकिन अगर बात करें योजना आयोग की तो योजना आयोग जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। और दोनों ही क्वेश्चन आपकी जो टेट परीक्षा रहती है वहाँ पर पूछे जाते हैं। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? आपका जो नीति आयोग था इसके प्रथम अध्यक्ष। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करें, मैंने बात करी योजना आयोग चाहे नीति आयोग, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो टेक्निकली प्रधानमंत्री होते हैं। अब देश का जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वही क्या है? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उस समय देखो, जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तो उस समय साथियों देश का प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं, लेकिन नीति आयोग के आने के बाद ये पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो अब बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? अगर बात करें कल्याण सोना और सोनालिका, ये जो है आपकी गेहूं की किस्म है, गेहूं की प्रमुख किस्म है आपकी सोनालिका और कल्याण सोना। लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा था कि सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की किस्में हैं। अगले बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं की और कौन कौन सी किस्में हैं। तो एक है आपकी शरबती सोनारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शरबती सोनारा किसकी किस्म है? तो शरबती सोनारा आपकी गेहूं की किस्म है। आपकी कर्ण वंदना कौन सी साथियों? आपकी कर्ण वंदना की बात करें तो कर्ण वंदना आपकी किसकी किस्म है? तो कर्ण वंदना आपकी गेहूं की किस्म है। कर्ण वंदना आपकी गेहूं की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी एटलस 66 भी किसकी है? आपकी गेहूं की है। तो सारी की सारी आपको गेहूं की याद रखनी है। अच्छा, इस बार तो गेहूं की पूछ ली, मक्का की आपको पता होनी चाहिए। तो अगर बात करें मक्का की प्रमुख फसलों की, तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि मक्का की जो प्रमुख फसलें हैं वो है आपकी गंगा 2। ठीक है, तो गंगा 2, आपका विक्रम विजय, आपका शक्तिमान 1-2, तो सारी की सारी आपकी मक्का की प्रमुख फसलें हैं। तो मक्का की प्रमुख फसलें आपको याद रखनी, गंगा 2, विक्रम विजय, गंगा 11। तो सारी की सारी आपकी किसकी है? गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। अच्छा, एक चीज़ और एचपी टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है? तो ये मानसून की शुरुआत में खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, और इनको जो है वो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अच्छा, बोई तो जाती है जून और जुलाई में और काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर में। अच्छा, बात करें आपका जो खरीफ की फसलों में कौन कौन आता है, तो अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो आपका धान हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका मक्का के अलावा बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, अरहर हो गया और उड़द हो गया। आपको याद रखना है कि आपका धान, जिसको आप चावल बोलते हैं, आपका मक्का, बाजरा, रागी, मूंगफली, आपका
कपास, अरहर और उड़द, ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं? आपकी आपकी खरीफ की फसलें हैं। उसी प्रकार कई बार आपसे रबी की फसल पूछ ली जाती है, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात करें तो इनको भाई बोया जाता है अक्टूबर नवंबर मानसून के बाद, मतलब कि जब खरीफ को काटा जाता है तो इनको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। और इसको जो रबी की फसलों को जो काटा जाता है वो काटा जाता है बहुत लेट, सर्दियों जब चली जाती है फरवरी और अप्रैल में, तो फरवरी से अप्रैल के बीच इनको खरीफ की फसलों को काटा जाता है और इनकी बुआई होती है अक्टूबर और नवंबर में। खरीफ की फसलों में आपका देखो एक तो गेहूँ आता है, गेहूँ के अलावा आपका जौ आ गया, है ना, जौ के अलावा आपका सरसों है, आपका मटर है, आपका अलसी है। ये सारी की सारी किसकी फसलें? ये सारी की सारी आपकी किसकी फसलें? आपकी खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। तो रबी में आपका गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी आता है। और खरीफ में आपका कौन कौन आता है? तो खरीफ की जब हम बात करें तो धान, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, अरहर और उड़द। सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ जनरेशन कैपेसिटी? तो भाई किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो वो है आपकी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी आपकी सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता इसमें है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। सतलुज की बात करें, ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और ये इसकी लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हिमाचल में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन एचपी टेट परीक्षाओं का सबसे चहीदा और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बात करें सतलुज नदी की, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर होती है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलुज नदी का उद्गम होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानसरोवर झील, राजस्थान। तो मानसरोवर झील राजस्थान ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तो मानसरोवर झील राजस्थान से जो तिब्बत में, यहाँ से उद्गम होता है आपका सतलुज नदी का। ये तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? तो हिमाचल में प्रवेश करती है किन्नौर के शिपकी दर्रे से। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। मेरे साथ ही ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है कि सतलुज नदी हिमाचल में कहाँ पे एंटर होती है? तो आपको याद रखना है शिपकी दर्रे पे एंटर होती है, ठीक है। और जब ये किन्नौर में पहुंचती है तो किन्नौर से कहाँ पर आती है? शिमला में। अच्छा, किन्नौर से शिमला, किन्नौर को छोड़कर सतलुज नदी शिमला में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो बात करें किन्नौर को छोड़कर शिमला में प्रवेश करती है छोरा नामक स्थान पे। कहाँ पे करती है? छोरा नामक स्थान में करती है। सो दोस्तों ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी में कहाँ पर मिलती है? तो स्पीति नदी सतलुज नदी के साथ जो मिलती है वो मिलती है कहाँ पे? नामगिया नामक स्थान पे। कहाँ पे, कौन सा स्थान है? नामगिया पड़ता है किन्नौर में। यहीं पर स्पीति नदी सतलुज नदी पर मिलती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आपने सुना होगा एक नोगली खड्ड। अब ये वही नोगली खड्ड है जहाँ पर एक बीएड का एक कॉलेज भी है। तो नोगली खड्ड की मैं बात करता हूँ। तो नोगली खड्ड सतलुज में जो है वो कहाँ मिलती है? तो नोगली खड्ड एक खड्ड है और ये जो है वो क्या है? रामपुर बुशहर के पास ही है। तो नोगली खड्ड कहाँ मिलती है सतलुज नदी में? तो नोगली खड्ड आपकी रामपुर बुशहर, ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त। कई बार पूछा गया कि नोगली खड्ड किसकी सहायक है? सतलुज की सहायक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि सतलुज नदी फिरनू, एक फिरनू गांव है, फिरनू गांव के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश कैसी करती है? तो एक फिरनू गांव है वहाँ से करती है। भाई सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस गांव से करती है? फिरनू गांव से करती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कल्पा शहर आपका किस नदी के किनारे है? तो कल्पा शहर आपका आपका सतलुज नदी के किनारे है। आपका तत्तापानी शहर जो मंडी में पड़ता है ये भी सतलुज नदी के किनारे। बिलासपुर किस नदी के किनारे है? तो बिलासपुर सतलुज नदी के किनारे है। आपका तत्तापानी ये भी सतलुज नदी के किनारे है। तो इस आपका रामपुर है, आपका कल्पा है, आपका नामगिया तो मैंने बात कर भी ली। ये सारे के सारे शहर सतलुज नदी के किनारे है। ये हर एक बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, बात करें सतलुज नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर सतलुज नदी का जलग्रहण क्षेत्र है। ये बात आपको डिटेल से इम्पॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित कब बना? देखिए, व्हेन डिड द हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी? ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार पूछा गया है, और यहाँ भी और आगे भी जो भी आपके पार्ट्स आएंगे वहाँ पे एक सीरीज में आपको बताता रहूँगा। ये इस क्वेश्चन के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ बताऊँगा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने इसको ध्यान से सुनना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित बना 1 नवंबर 1966 को। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है हिमाचल का गठन। तो देखो, हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। अच्छा, जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में कितने ज़िले थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय हिमाचल में 4 ज़िले थे। कौन कौन से थे? ट्रिक है SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा 4 ज़िले हिमाचल प्रदेश में उस समय थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य, बोले तो पार्ट सी राज्य बनाया जाता है। तो पार्ट सी राज्य या गौ श्रेणी का राज्य हिमाचल बनता है 1951 में। चलो जी, ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी कि हिमाचल को पार्ट सी राज्य कब बनाया गया। अच्छा, ये बात बिल्कुल समझ गए। उसके बाद हिमाचल को बनाया केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसी बीच 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ था? इससे पहले हिमाचल में 4 जिले थे। हिमाचल का 5वां जिला कौन बनाया? बिलासपुर। तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिला है? तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को मिलाया गया था। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद रखनी है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल बनती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद। ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में किसका गठन होता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। चलो, क्षेत्रीय परिषद का गठन हिमाचल में हो गया। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि क्षेत्रीय परिषद का गठन तो हिमाचल प्रदेश में 1957 में हुआ, लेकिन हिमाचल का छठा जिला कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश का जो छठा जिला बना वो बना 1 मई 1960 को किन्नौर। एक क्वेश्चन याद रखना है, और कोई सा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 1 मई 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। चलो, ये बात भी क्लियर होगी कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद से विधानसभा में कब यहाँ पे इसको बदला गया? तो ये 1963 में 63 में वापस बदला गया। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विशाल हिमाचल का निर्माण कब हुआ? तो विशाल हिमाचल का निर्माण 1966 में हुआ था। उसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखने वाला है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का देशांतर क्या है? ये क्वेश्चन एक बार आया था। तो हिमाचल का देशांतर 75 डिग्री 47 से आपका 79 डिग्री 04 मिनट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात पूछी जाए तो आपका 75 डिग्री 47 से आपका 79 डिग्री 04 मिनट तक जो है वो आपका क्या है? तो आपका ये तो आपका देशांतर है। अगर बात करें अक्षांश की तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक क्या है? हिमाचल का उत्तरी अक्षांश में हिमाचल है। तो 30 से 33 उत्तरी अक्षांश और देशांतर है 75 डिग्री से आपका 79 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में गया है, तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में जम्मू और कश्मीर। उसी प्रकार आपका हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है HR हरियाणा, आपका दक्षिण पूरब में उत्तराखंड, पूरब में है तिब्बत और पश्चिम में है दोस्तों आपका पंजाब। एक क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा भाई। पश्चिम में पंजाब है, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, तिब्बत आपका कहाँ पर है? तिब्बत आपका पूरब में है, दक्षिण पूरब में उत्तराखंड है, हरियाणा कहाँ पर है? तो हरियाणा आपका दक्षिण में है। तो साथियों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।